नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। ममता बनर्जी समेत 9 राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। विपक्षी एकता मजबूत करने की कवायद। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। मूल वेतन में 16 और पेंशन में 24% होगा इजाफा। 1 जनवरी से लागू होंगी सिफारिशें। विदेशी नागरिकता के मुद्दे पर राहुल गांधी का पलटवार। इंदिरा गांधी की जयंती पर कहा, मुझे प्रधानमंत्री का डर नहीं, सबूत हो तो जेल में डाल दें। बीजेपी का कांग्रेस पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप। उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में सूखा। किसानों से राजस्व और कर्ज वसूली पर यूपी सरकार ने लगाई रोक। राहत के लिए एक्शन प्लान बनाने में जुटे जिले के आला अधिकारी। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत और चीन बनाएंगे मंत्री स्तरीय समिति। बीजिंग में चीन के प्रधानमंत्री से मिले राजनाथ सिंह। चीनी सेना की घुसपैठ पर जताई चिंता। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन सरकार आज शपथ लेगी। पटना में गांधी मैदान में दोपहर 2 बजे से समारोह होगा। इसमें केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा 9 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा गैर एनडीए दलों के कई शीर्ष नेता भी शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पटना पहुंच चुकी हैं। जेडीयू नेता नीतीश कुमार रिकॉर्ड 5वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। महागठबंधन की तरफ से शपथ लेने वाले मंत्रियों के नामों की घोषणा अभी नहीं हुई है। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, जिसके 80 विधायक हैं। इसके बाद जेडीयू के 71 और कांग्रेस के 27 विधायक हैं। चर्चा है कि आरजेडी को उप मुख्यमंत्री का पद मिलेगा, लेकिन पार्टी की तरफ फिलहाल इस पर कुछ नहीं कहा गया है। यह शपथ ग्रहण एक देश में जो आज स्थिति, राजनीतिक स्थिति है, इतने नेताओं का जुटना एक अच्छा संदेश दे जाएगा, क्योंकि देश की हालत गंभीर होती जा रही है। जिस आशा और भरोसा के साथ महागठबंधन सरकार को बिहार की जनता ने सत्तासीन करने का काम किया है, उनकी आशा और भरोसा को पूरा करना ही प्राथमिकता होगी। तो पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता शिशिर चौबे ने। पटना का ये गांधी मैदान, जो कि कई राजनीतिक गतिविधियों और रैलियों का गवाह रह चुका है, वो एक बार फिर से सजकर तैयार हो रहा है। इसी पटना के गांधी मैदान में 20 नवंबर को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे और ये नीतीश कुमार का 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। पहली बार नीतीश कुमार इसी गांधी मैदान में 24 नवंबर 2005 को 27 मंत्रियों के साथ शपथ लिए थे। पहली बार ऐसा मौका होगा जब नीतीश कुमार इस शपथ ग्रहण समारोह में अपने पुराने साथी, जो 20 साल तक उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे, लालू यादव के साथ इस मंच पर आएंगे और लालू यादव के दोनों बेटे भी होंगे। सबसे अहम बात यह होगी कि इस मंच पर पहली बार गैर बीजेपी के लोग मौजूद होंगे। इस मंच पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर तमाम और अन्य राज्यों के 9 मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे। आपको दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे कि ये वो मंच है जहां पे कई अति विशिष्ट लोग, जो कि अन्य राज्यों में मंत्री हैं या फिर केंद्र में बड़ी वक्त वजूद रखते हैं, अपनी राजनीतिक हस्ती रखते हैं, वो इस मंच पर मौजूद होंगे। और इस पूरे गांधी मैदान को अगर हम बात करें सुरक्षा के लिहाज से, तो काफी ढंग से सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। तो 13 वॉच टावर सभी प्रवेश गेटों पर बनाए गए हैं। साथ ही 11 सेक्टरों में पूरे कार्यक्रम स्थल को बांटा गया है। 2 मंचों पर ये पूरा समारोह होगा और सबसे अहम बात ये भी है कि यहाँ पर 40 सीसीटीवी कैमरों को लगाया गया है, जो ऊपर से सारी गतिविधियों पर नजर रखेगा। इस कैमरामैन अकबर के साथ शिशिर चौबे, राज्यसभा टीवी, पटना। 7वें वेतन आयोग ने कल अपनी रिपोर्ट सौंप दी। आयोग के चेयरमैन जस्टिस ए.के. माथुर ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को रिपोर्ट सौंपी। इसमें न्यूनतम वेतन प्रतिमाह 18,000 जबकि अधिकतम वेतन 2,25,000 रखा गया है। मूल वेतन में 14.27% जबकि भत्तों में 63% इजाफे की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में पेंशन में 24% बढ़ोतरी की सिफारिश है। 3% सालाना इंक्रीमेंट की व्यवस्था की गई है। वेतन में कुल मिलाकर 23.55% का फायदा मिलेगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होनी है।
इस आयोग की रिपोर्ट से केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 55 लाख पेंशनरों की आय में इजाफा होगा। The government of India had constituted the 7th Pay Commission in 2014, giving it 18 months' time to submit its report. The original period was up to 27th of August 2015. The time has been extended in order to enable the Pay Commission to have further consultations and submit a considered report. The members of the Commission, headed by Justice A.K. Mathur, a retired judge of the Supreme Court, has today just now submitted the 7th Pay Commission recommendations to me. I'm extremely grateful to Justice Mathur and his entire team who have put in a lot of effort over the last 23-24 months and prepared this document. We have abolished the grade pay and pay band also. So, and the total increase in the basic pay will be 14.27. The speculation of 15 was little off the mark. The maximum pay for a apex scale will be 2,25,000, and the cabinet said the secretary's pay will be about 2,50,000. The pay structure, considering the grade pay structure, the state of employees hereto will be, and the fitment formula will be 2.57 for all. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 98वीं जयंती पर कल आयोजित कार्यक्रम में निशाने पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक नीतियों पर सरकार को दिशाहीन बताया। वहीं पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से बीजेपी नेताओं की तरफ से लगाए गए आरोपों की जांच कराने की चुनौती दी। मोदी जी, आपकी सरकार है, आपके पास एजेंसियां हैं, अब लो इन एजेंसियों को, मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो और 6 महीने के अंदर अगर आपको कुछ मिले मुझे बंद करो। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर कुछ इस तरह बरसे। एक तरफ आरएसएस के लोग, दूसरे तरफ सुन्नी के लोग लड़ाई कराते, दंगा कराते, हिंदुस्तानियों को मराते हैं, और बीच में कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम करती है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए एनडीए सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं से सामाजिक सहिष्णुता बचाने के लिए आगे आने को कहा। We must fight to preserve the secular fabric of our nation, and we must never forget that India will not really progress if the weakest and most deprived do not progress. इधर बीजेपी ने कांग्रेस पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी शकील अहमद के जरिए, मणिशंकर अय्यर के जरिए, सलमान खुर्शीद के जरिए देश के अंदर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करा रहे हैं। यह पहला मौका था जब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी खुद पर और परिवार पर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए सामने आए। इससे पहले कांग्रेस आर्थिक नीति, धार्मिक असहनशीलता समेत दूसरे कई मुद्दों पर एनडीए सरकार को घेरती आई है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल पंजाब कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की।
मुलाकात के दौरान उन्होंने पिछले महीने पंजाब के फरीदकोट जिले में हुई पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत की घटना की जानकारी दी और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराने की अपील की। राहुल गांधी ने पंजाब दौरे में पीड़ित से भी मुलाकात की थी। जब मैं पंजाब गया था, वहां पे मैं फैमिली से मिला था जिनके बच्चों की मृत्यु हुई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि प्रेसिडेंट के पास मुझे जाना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि पंजाब में उनको न्याय नहीं मिलेगा, पंजाब की सरकार उनको न्याय नहीं देगी। तो इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को यहाँ लाया हूँ। ये 2 परिवारों की न्याय की बात नहीं है, ये पूरे पंजाब के लिए न्याय की बात है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी यहाँ आई है। वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको पंजाब को न्याय देना है और उनको ये काम जल्दी से जल्दी करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली के डीआरडीओ भवन में 2013 बैच के 169 आईएएस अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को ईमानदारी की नसीहत देते हुए किसानों और गरीबों के बीच काम करने को कहा। प्रशासनिक सेवा में सफलता के गुर बांटते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रिटायर हो चुके अधिकारियों के अनुभव से सीख लेनी चाहिए। जमीन से जुड़े लोगों से मिलने की हिमायत करते हुए प्रधानमंत्री ने समाज से सीधा संपर्क साधने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तनाव और संघर्ष से कभी बदलाव नहीं आता, बदलाव के लिए लोगों को जोड़ना जरूरी है। हमारे पूर्वजों ने जो व्यवस्थाएं विकसित की होगी वो निकम्मी नहीं होगी, ये मान के चलिए। उसके पीछे कोई न कोई लॉजिक होंगे, कोई न कोई कारण होंगे। मूलभूत बातों का अपना सामर्थ्य होता है। हम उसको रिलीजियसली फॉलो कर सकते हैं क्या? रिलीजियसली हम फॉलो करें, लेकिन हमारी बुद्धि शक्ति को उसमें जोड़ करके उसमें से आउटकम की दिशा में हम प्रयास करें। और अगर ये हम करेंगे तो हमें लगेगा कि हम सचमुच में परिणाम ला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतर न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम से पीछे हटने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम में बेहतरी से जुड़े मसले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले कल केंद्र सरकार ने सिस्टम में प्रक्रियागत सुधार पर मसौदा ज्ञापन तैयार करने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्चतर न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम जारी रहेगा। सभी पक्षों की राय सुनने के बाद इसमें सुधार से जुड़े मामले में शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने कॉलेजियम में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का मसौदा बनाने से इनकार कर दिया। सजेशन आया कि भाई कोई भी चीज अगर एमओपी गवर्नमेंट देती है और सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में रेफर करती है तो वो जुडिशियल जजमेंट का पार्ट बन जाता है। तो कई जगह से ये ऐसा सजेशन आया कि नहीं, इसको अलग रखा जाए, जो भी किया जाए वो कॉलेजियम अपना सिस्टम अपने आप ही इवोल्व करे ताकि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे इंटरफेरेंस ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से कॉलेजियम सिस्टम में सुधार पर मिले सुझावों के आधार पर मेमोरेंडम बनाने को कहा था। विधि मंत्रालय को 3500 से ज्यादा सुझाव मिले थे। कोर्ट ने 4 पैरामीटर्स बताए थे जिसमें सारी सजेशन दी जा सकती थी। सबसे पहले कोर्ट ने जो सजेशन के लिए 4 पैरामीटर दिए थे, एक तो था ट्रांसपेरेंसी, दूसरा था एलिजिबिलिटी, तीसरा था सेक्रेटेरिएट और चौथा था ऑब्जेक्शन। केंद्र सरकार ने कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करते हुए बीते साल राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम कानून संसद से पारित कराया था, लेकिन बीते महीने सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कॉलेजियम सिस्टम को बेहतर करने के लिए देश की जनता से सुझाव मांगे थे। जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया का मसौदा तैयार करने के केंद्र सरकार के इनकार के बाद अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि आने वाले वक्त में देश में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया और नियमावली क्या होगी। उम्मीद है कि जल्द ही यह नियमावली सामने आएगी और खाली पड़े तमाम पदों को भर दिया जाएगा, जिसके बाद न्याय का पहिया तेज गति से चलेगा और तमाम भारतीय लोगों को सुलभ और शीघ्र न्याय मिल पाएगा। कैमरामैन शिवम के साथ दिल्ली से रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बीती रात उसे तिहाड़ जेल ले जाया गया। जाली पासपोर्ट मामले में राजन की 14 दिन की हिरासत कल खत्म हो रही थी। पीटीआई के मुताबिक सीबीआई ने राजन के खिलाफ सभी 71 मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है। 27 साल से पुलिस से बच रहे राजन को 25 अक्टूबर को इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे भारत भेज दिया गया। उसके बाद से राजन सीबीआई की हिरासत में था।
पश्चिम बंगाल के पूर्व परिवहन मंत्री मदन मित्रा को बीती रात 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मदन मित्रा शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी हैं। कल दिन में सीबीआई की याचिका पर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मित्रा को सीबीआई ने पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया था। इस साल 31 अक्टूबर को निचली अदालत ने उन्हें जमानत दी थी। सीबीआई ने इसका विरोध किया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें घर में नजरबंद करने का आदेश दिया था। मदन मित्रा ने बुधवार को परिवहन मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। मुंबई के चर्चित शीना बोरा हत्या मामले में सीबीआई ने कल स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। इससे पहले कल पुलिस ने पीटर की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी, उनके पूर्व पति संजीव खन्ना और उनके ड्राइवर श्यामवर राय के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। इंद्राणी मुखर्जी पर उनकी बेटी शीना बोरा की हत्या का आरोप है। सीबीआई के 1000 पेज की चार्जशीट में 150 गवाहों के बयान, 200 दस्तावेज और मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज 7 बयान हैं। 24 साल की शीना बोरा 2012 में गायब हो गई थी और फिर रायगढ़ जिले में एक लाश मिली थी। अब फॉरेंसिक जांच के बाद पुष्टि हो गई है कि वो लाश शीना बोरा की ही थी। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सौ रंगों से सजी सारंगी, सेमिया घराने की शान और उस्ताद साबरी खान की आंखों का तारा, उस्ताद कमाल साबरी। सारंगी एक हिंदुस्तान का एक ऐसा साज है जो हमेशा रहा है, नाम से जाहिर हो रहा है कि सौरंगों से निकला है, तो इसमें हर साज के साथ और हर तरह की मौके में सारंगी खप जाती है। मिलिए शख्सियत में उस्ताद कमाल साबरी से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। उत्तर प्रदेश इस साल भीषण सूखे की चपेट में है। राज्य सरकार ने 75 जिलों में से 50 को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है और किसानों को राहत देने के लिए राजस्व और कर्ज की वसूली पर रोक लगा दी गई है। सूखा पीड़ित जिलों के अधिकारी एक्शन प्लान बनाएंगे। इसके हिसाब से कार्य योजना को लागू किया जाएगा। मौसम विभाग के बारिश के आंकड़ों का जायजा लेने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। इन जिलों में 60% से कम बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल कदम उठाते हुए राजस्व और कर्ज की वसूली पर रोक लगा दी है। अगले साल मार्च तक किसानों से कर वसूली नहीं की जाएगी। खरीफ की पैदावार घटने के बाद अब रबी की फसल बुआई पर बुरा असर पड़ रहा है। पिछले साल की तुलना में 14 नवंबर तक 25.88 लाख हेक्टेयर कम भूमि में बुआई हो पाई, जबकि लक्ष्य 128.94 लाख हेक्टेयर का है। किसानों को सरकारी राहत की उम्मीद नहीं है। उनका कहना है कि अभी पिछली बार के रबी फसल के नुकसान का मुआवजा नहीं मिला। इसमें काफी नुकसान मेरा हुआ, धान वान सूख गया हमारा पानी बिना। कोई मुआवजा आपको मिला उसका? कोई मुआवजा नहीं मिला। नुकसान तो ऐसे ज्यादा हो गया है पानी न गिरने से। घोषित तो बहुत चीज करते पर फायदा कहाँ मिलता है। घोषित तो जो बारिश हुई थी उसमें भी तो मुआवजा मिलना था, लिखे रह गए थे, फिर मिला नहीं। फसल खराब हो गई उसमें भी नहीं मिला। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जून से लेकर 30 सितंबर तक सामान्य से करीब 45% कम बारिश हुई है। 33 जिलों में 40 से 60% और 16 जिलों में 40% से भी कम बारिश हुई है। विपक्ष महज 50 जिलों को ही सूखा पीड़ित घोषित करने पर राज्य सरकार की आलोचना कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 50 जिलों को सूखा घोषित करना, सूखा प्रभावित घोषित करना, वो उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ में मजाक है। मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश सरकार को संपूर्ण उत्तर प्रदेश को सूखा घोषित करना चाहिए। दूसरे राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में आधे से ज्यादा जिले सूखा पीड़ित घोषित किए जा चुके हैं। इन राज्यों पर बड़ी संख्या में किसानों की आत्महत्या के मामले भी सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किसानों को 1% की दर पर कर्ज देने का ऐलान किया है। साथ ही राज्य सरकार सूखा पीड़ित 21 जिलों में धान खरीद में प्रति क्विंटल 100 रुपए की आर्थिक मदद देगी। मुख्यमंत्री ने कल बरगढ़ जिले में हुई रैली के दौरान इसकी घोषणा की। इस जिले में
फसल नुकसान और कर्ज के चलते सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। राज्य सरकार ने पहले ही 1000 करोड़ रुपए के लिए सूखा पैकेज घोषित किया है। उधर केंद्रीय टीम ने महाराष्ट्र के सूखा पीड़ित इलाकों में फसल नुकसान के आकलन का काम पूरा कर लिया है। रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र सरकार राज्य के राहत पैकेज पर फैसला करेगी। वहीं महाराष्ट्र के 15,747 गांवों को सूखा पीड़ित घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने केंद्र से 4000 करोड़ रुपए के सहायता पैकेज की मांग की है। तमिलनाडु में भारी बारिश से अब तक 111 लोग जान गंवा चुके हैं। मुख्यमंत्री जयललिता ने बयान जारी करके इसकी जानकारी दी। जयललिता ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बातचीत करके राज्य के हालात की जानकारी दी। राज्य सरकार एक हफ्ते के भीतर केंद्रीय मदद की मांग से जुड़ी एक ज्ञापन सौंपेंगे। मुख्यमंत्री ने राजनाथ सिंह से हालात के आकलन के लिए केंद्र की तरफ से एक दल भेजने की भी मांग की है। गृहमंत्री ने ज्ञापन मिलने के बाद टीम भेजने का भरोसा दिया है। उन्होंने तमिलनाडु सरकार को हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिलाया है। उत्तर पूर्व मानसून से एक हफ्ते तक हुई भारी बारिश चेन्नई समेत कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात अब पैदा हो गए हैं। बारिश से राहत मिलने के बाद सबसे बड़ी समस्या डूबे इलाकों से पानी निकालने में आ रही है। चेन्नई के अलावा तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और कडलोर में सबसे ज्यादा असर है। 2 दिन की राहत के बाद आज भी चेन्नई, तांबरम और कुंथ्रादुर के इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में पश्चिमी घाट से लगे इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं आंध्र प्रदेश में बारिश और बाढ़ से अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश से चित्तूर, नेल्लोर, कडप्पा, अनंतपुर जिले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इन जिलों में नदियां उफान पर हैं और बाढ़ का पानी गांव और खेतों में भर गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वे किया और मंत्रियों को राहत और बचाव कार्य की निगरानी का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के लिए जरूरी रोजमर्रा की चीजों की मदद बढ़ाने को कहा है। साथ ही क्षतिग्रस्त सड़कों और पुल की मरम्मत तेज करने को कहा गया है, जिससे दूर दराज के इलाकों से संपर्क बहाल किया जा सके। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। So today the low pressure area which was there till yesterday, it has vanished, and the intensity of low pressure is gone, and only now strong easterly winds are prevailing of the coast of Andhra Pradesh, especially south coastal Andhra Pradesh. आरबीआई के 17,000 से ज्यादा कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर रहने से कल बैंकिंग व्यवस्था पर खासा असर पड़ा। कर्मचारी केंद्रीय बैंक के कामकाज में केंद्र सरकार की दखलंदाजी से नाराज हैं। वो पेंशन सुधार की मांग को लेकर भी विरोध जता रहे थे। सामूहिक अवकाश का असर सरकारी प्रतिभूति बाजार पर भी दिखा, जहां कल के कारोबार में 5 से 6,000 करोड़ तक गिरावट दर्ज की गई। आरबीआई कर्मचारियों के एक दिन के सामूहिक अवकाश का बैंकिंग सेवाओं पर खासा असर दिखा। सबसे ज्यादा असर चेक निपटान, भुगतान और विदेशी मुद्रा के लेन देन पर दिखा। आरबीआई के 17,000 से ज्यादा कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। ये आरबीआई की कार्यप्रणाली में सरकार के बढ़ते दखल का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार की नीतिगत ब्याज दर के निर्धारण के लिए मौद्रिक नीति कमेटी बनाने की योजना है। कर्मचारी इसे केंद्रीय बैंक की शक्ति में कटौती के तौर पर देख रहे हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी के गठन के प्रस्ताव का भी विरोध हो रहा है। भारत सरकार दखलंदाजी करके, जैसे पब्लिक डेट मैनेजमेंट का बात है, पब्लिक डेटा ऑफिसर को हम आज को करते हैं, मैनेज करते हैं, वो काम दूसरे एक मैनेजमेंट को, एक प्राइवेट एजेंसी को दिए जाने की कोशिश की जा रही है। कर्मचारी पेंशन में भी सुधार चाहते हैं। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन अभी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के बराबर हो। ये मामला पिछले 8 साल से केंद्र सरकार के पास लंबित है। इस मांग को लेकर आरबीआई कर्मचारी साल 2009 में भी हड़ताल कर चुके हैं। पेंशन अपडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने पे कमीशन में हर 10 साल के बाद करती है, और एक तरफ कहती है भारत सरकार कि हमारा जो पेंशन स्कीम है वो गवर्नमेंट के एट पार है, परंतु उसमें भेदभाव है। हम उस भेदभाव के खिलाफ संघर्ष पर हैं। विपक्षी दलों ने भी केंद्र सरकार पर आरबीआई के अधिकारों में कटौती का आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को निराधार करार दिया है। I appeal to the government not to do anything in hurry, consult the unions,
consult the Reserve Bank management and let us see what can be done. And finally, Parliament, the Finance Ministry should take Parliament also into confidence. मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट का स्टैंड है कि उनको कर्ब किया जाए पावर को। यह तो फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन एक बनी थी, उसने काफी सारे रिकमेंडेशंस दिए थे। आरबीआई गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर और 11 कार्यकारी निदेशक इस विरोध में शामिल नहीं हैं। ये सारे आरबीआई के किसी भी संघ का हिस्सा नहीं होते। रघुराम राजन के सितंबर 2013 में आरबीआई गवर्नर बनने के बाद केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों का ये पहला सामूहिक अवकाश है। हालांकि रघुराम राजन मौद्रिक नीति कमेटी के प्रस्ताव पर पहले ही सहमति जता चुके हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। भारत और चीन ने आतंकवाद से निपटने के लिए मंत्री स्तरीय समिति बनाने का फैसला किया है। पहली बार बन रहे इस तंत्र की अगुवाई दोनों देशों के गृह मंत्री करेंगे। समिति आतंकवाद, सुरक्षा, साइबर अपराध और सीमा पार से होने वाले मुद्दों पर सहयोग बढ़ाएगी। बीजिंग दौरे पर गए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल चीन के प्रधानमंत्री ली केशियांग और गृह मंत्री ली गुओ से मुलाकात की। अगले साल चीन के गृह मंत्री ली गुओ भारत की यात्रा करेंगे। इसमें मंत्री स्तरीय समिति से जुड़ा समझौता होगा और दोनों देशों के बीच ये व्यवस्था काम करने लगेगी। समिति की बैठक हर साल होगी। राजनाथ सिंह ने भारतीय क्षेत्र में चीनी सेना की घुसपैठ पर चिंता जताई और सीमा प्रबंधन मजबूत करने पर जोर दिया। पेरिस हमले का मास्टरमाइंड अब्देल हामिद अबाउद के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। इस बीच फ्रांस की संसद ने देश में आपातकाल 3 महीने के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी है। फ्रांस सरकार ने देश में रासायनिक और जैविक हथियारों से हमले की आशंका जताई है। आईएस की कमर तोड़ने के लिए फ्रांस ने सीरिया के साथ साथ इराक के कुछ इलाकों में भी बमबारी की है। उधर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बयान के बाद रूस और अमेरिका के बीच तनातनी एक बार फिर बढ़ गई है। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने देश को आतंकी खतरे से एक बार फिर आगाह किया। प्रधानमंत्री मैनुअल वॉल्स ने कहा कि आतंकी संगठन देश पर रासायनिक या जैविक हथियारों से हमला कर सकते हैं। फ्रांस में इमरजेंसी को 3 महीने तक बढ़ाने के लिए संसद में चर्चा के दौरान उन्होंने ये बात कही। Ce qui est nouveau, ce sont les modes opératoires, les façons de frapper, de tuer évoluent sans cesse. L'imagination macabre des donneurs d'ordre est sans limite. मैनुअल वॉल्स ने यूरोपीय देशों से सुरक्षा के लिए एयरलाइन के यात्रियों से सूचनाएं साझा करने की भी बात कही। वहीं पेरिस हमलों के मास्टरमाइंड अब्दुल हमीद अबाउद के मारे जाने की पुष्टि कर दी गई है। पेरिस हादसे के शिकार लोगों की याद अब भी लोगों के दिलों में जिंदा है। They do not represent any Islam. They are the heart of evil. They are no Muslim. They are enemies of Islam. इधर फिलीपींस की राजधानी मनीला में चल रहे एपेक सम्मेलन में पेरिस आतंकी हमले का मुद्दा छाया रहा। सम्मेलन में शामिल होने मनीला पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि सीरिया में गृह युद्ध खत्म करने के लिए बशर अल असद को पद से हटाना ही होगा। The bottom line is, I do not foresee a situation in which we can end the civil war in Syria while Assad remains in power. And by the way, that's not a matter of my decision making. इधर सीरिया में आईएस ठिकानों को निशाना बनाकर फ्रांस, रूस और गठबंधन सेनाओं की बमबारी जारी है। रूस और गठबंधन सेना के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान भी हो रहा है। आईएस से लड़ने के लिए फ्रांस ने सबसे बड़े वॉरशिप शार्ल द गॉल को उतारा है। शार्ल द गॉल फ्रांस की नौसेना के सबसे आधुनिक जहाजों में से है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सामाजिक मुद्दों पर भी जागरूकता बढ़ाई जा रही है। पारंपरिक संचार माध्यमों के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों के फायदों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय इन कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। बेटा और बेटी में फर्क नहीं करने का संदेश देने वाला ये गाना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आने वालों को खूब भा रहा है। मेले में नाटक और संगीत के जरिए बेटियों को बचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम पब्लिक को अवेयर करने के लिए जो भारत सरकार की हेल्थ के प्रति जो भी योजनाएं हैं, जो भी स्कीम्स हैं, उसको हम अपने माध्यम से बाहर परफॉर्मिंग आर्ट के थ्रू हम पेश करते हैं।
नाटक मंडली भी ऐसे आयोजनों को जरूरी मानती है। उनका मानना है कि बेटियां आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। दर्शक भी इन कार्यक्रमों को पसंद कर रहे हैं। लोक नृत्यों के थ्रू, डांस के थ्रू अपनी ये जो हिंदुस्तान की जनता है इसको ये सूचना देना चाहते हैं कि हाँ, लड़कियां किसी से कम नहीं है। जान नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं और चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो सबको समान समझना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। मेले में सरकार की दूसरी योजनाओं का भी प्रचार किया जा रहा है। इनमें स्वच्छ भारत से लेकर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम तक शामिल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत जिले से किया था, जिसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पूरी तरह से सुनाई दे सकती है। उसी का नतीजा है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नाट्य मंच और ड्रामा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। कैमरामैन विवेक के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। ममता बनर्जी समेत 9 राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। विपक्षी एकता मजबूत करने की कवायद। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। मूल वेतन में 16 और पेंशन में 24% होगा इजाफा। 1 जनवरी से लागू होंगी सिफारिशें। विदेशी नागरिकता के मुद्दे पर राहुल गांधी का पलटवार। इंदिरा गांधी की जयंती पर कहा, मुझे प्रधानमंत्री का डर नहीं, सबूत हो तो जेल में डाल दें। बीजेपी का कांग्रेस पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप। उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में सूखा। किसानों से राजस्व और कर्ज वसूली पर यूपी सरकार ने लगाई रोक। राहत के लिए एक्शन प्लान बनाने में जुटे जिले के आला अधिकारी। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत और चीन बनाएंगे मंत्री स्तरीय समिति। बीजिंग में चीन के प्रधानमंत्री से मिले राजनाथ सिंह। चीनी सेना की घुसपैठ पर जताई चिंता।